प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं असित कुमार आरएसएम इंटर कॉलेज धामपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत भाग 2। इससे पहले भाग में हम लोगों ने आनुवांशिकता, विभिन्नता, जीन आदि शब्दावलियों का अध्ययन किया था। इस पाठ में आइए जानते हैं कि हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता के सिद्धांत। मेंडल ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे आनुवांशिकता के, इसके विषय में पढ़ेंगे। जो सिद्धांत उन्होंने दिए थे वो सिद्धांत कौन से थे? प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रिय छात्रों, प्रारंभ करते हैं अपना ये पाठ। आनुवांशिकता का सिद्धांत लॉ ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है? देखिए, मेंडल ने ये नियम दिए थे और लॉ ऑफ जेनेटिक्स के अनुसार क्या था? मेंडल के वंशागति के नियम को आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। मेंडल ने जो भी नियम दिए थे उन सभी को हम आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। इसमें मेंडल ने बताया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। यह हमने आपको पढ़ाया था कि मेंडल ने मटर का पौधा, क्या नाम था उसका वनस्पतिक नाम? पायसम सटाइवम, उस पर अपने प्रयोग किए। उन्होंने 7 जोड़ी ऐसे लक्षणों को लेकर प्रयोग किए। 7 जोड़ी लक्षण आपको बताए गए थे जो पिछले भाग में आपने पढ़े हैं, और नई पीढ़ी प्राप्त की, या फिर आप कह सकते हैं कि नई पीढ़ियों की खोज की। मेंडल को हम आनुवांशिकता का जनक भी कहते हैं। इसे हम मेंडल के नियम से भी जानते हैं। तो मेंडल ने जितने नियम दिए वो मेंडल के नियम ही कहलाए जाते हैं। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिससे आनुवांशिक कारकों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक को हम जीव विज्ञान की शाखा के रूप में भी जानते हैं। मेंडल का पूरा नाम हमने आपको बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल या जी.जे. मेंडल कहा जाता है। हमारी दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सब अपने पूर्वजों के प्रतिरूप होते हैं। माता पिता के गुण का अपने बच्चों में आना आनुवांशिकता का रूप है। ये मेंडल ने जो नियम दिए 7 लक्षणों के ऊपर दिए थे। तो आइए जानते हैं कि वो लक्षण क्या हैं। प्रिय छात्रों, हमने आपको पहले भी बताया मेंडल ने मटर के कितने लक्षण वाले पौधे चुने थे? 7 लक्षण। ये आपको हमेशा याद रखना है वो 7 लक्षण कौन से थे। देखिए, फूल का रंग था पर्पल या वाइट, और यहाँ पे देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव लिखा है। ये हमने पहले आपको पढ़ाया था। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी और रेसेसिव का मतलब अप्रभावी होता है। तो डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण ऊपर दिए गए हैं और अप्रभावी लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या था? फूलों के रंग में पर्पल कलर, बैंगनी कलर, और सफेद जो है वो इसका अप्रभावी लक्षण था। तो पहला गुण ये हुआ। दूसरा गुण प्लांट की हाइट, पौधे की लंबाई, लंबा पौधा या बौना पौधा। इसी तरह बीज का रंग पीला या हरा, बीज का आकार गोल या सिकुड़ा हुआ, फली का रंग हरा या पीला, फली की शेप यानी आकार फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ, और फूलों की स्थिति, पुष्प की स्थिति अग्रस्थ या हमने कहा था अक्षीय यानी कि एक्सेल या टर्मिनल। ये 7 लक्षण मेंडल ने दिए थे और इन्हीं 7 लक्षणों पे मेंडल ने अपने प्रयोग किए। प्रिय छात्रों, जो मेंडल ने 3 नियम दिए जिनका हमने बताया था कि अध्ययन करेंगे, उसमें पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण माने अलग अलग करना, सेपरेट करना, तो इसीलिए या सेग्रीगेट करना इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम इस भाग में हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने दिए थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहला नियम। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। मेंडल ने जो 3 नियम दिए उसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसे कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है प्रभावी होना, ठीक।
जो अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, डोमिनेंट कहलाया जाता है, प्रभावी कहलाया जाता है। प्रभावी जीन हमने आपको बताया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम क्या है? जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, शुद्ध, यहां देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधे, तो शुद्ध कौन से हुए? शुद्ध शब्द कहा जाता है इस परिस्थिति के लिए, देखिए ए दोनों एलिल एक जैसे हैं, और यहां स्मॉल ए दोनों एलिल ऐसे एक जैसे हैं, ठीक, ये शुद्ध स्थिति है। शुद्ध स्थिति में ये लाल है, ये सफेद पीला है, तो यहां पर ये दो विपरीत लक्षण हो गए। तो जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, यानी क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, तथा जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह प्रभाविता का नियम है। देखिए, इसे समझने के लिए हम अगले स्लाइड पर जाते हैं। आनुवांशिकता का पहला नियम प्रभाविता का नियम, अभी हमने आपको पीछे समझाया। यहां दो पौधे लिए गए हैं छात्रों, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। लंबे पौधे, और ये दोनों शुद्ध हैं, अभी हमने आपको बताया था शुद्ध। शुद्ध का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों शुद्ध हैं। हमने आपको पिछली भाग में पढ़ाया था समयुग्मजी, एक जैसे युग्मज। तो देखिए यहां दोनों युग्मज एक जैसे हैं, समयुग्मजी है ये, और ये भी समयुग्मजी है, ठीक। अब जब ये माता पिता, ये जो दो हमने लिए हैं पौधे के अंदर देखिए यहां एक ही गुण अध्ययन किया जा रहा है। यहां समझ लीजिएगा, पौधा जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मेंडल ने जो प्रयोग किया, ये एक संकरण है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड का मतलब मोनो माने एक, हाइब्रिड माने क्रॉस। जब हम संकरण कराएं, क्रॉस कराएं, लेकिन उस समय एक ही गुण का अध्ययन किया जाता है, एक ही कैरेक्टर लिया जाता है। यहां पे हमने लंबाई ली, सिर्फ एक गुण लिया, पौधे की लंबाई। जब एक ही गुण का अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसे क्रॉस को कहा जाता है एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही गुण लिया जा रहा है, लंबाई। अब यहां लंबाई का विपरीत लिया गया, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। अब यहां पे दोनों कैसे हैं? देखिए, लंबे के लिए कैपिटल टी प्योर है, शुद्ध है, दोनों एक जैसे हैं, और समयुग्मजी दोनों युग्मज एक जैसे हैं। ये बौना पौधा, ठीक उसके विपरीत छोटा पौधा लिया गया, समयुग्मजी है, स्मॉल टी। तो इनको कहा गया पी जेनरेशन। पी का मतलब होता है पेरेंट जेनरेशन। देखिए यहां पे शब्दों के अर्थ एग्जाम में पूछे जाते हैं, पी का, F1 का, F2 का, तो हम आपको ये सब बता रहे हैं। पी माने पेरेंट जेनरेशन, मातृ पीढ़ी, ठीक, मम्मी पापा, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां इन दोनों को लिया गया और संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया। जब हम क्रॉस कराते हैं तो छात्रों सारे के सारे जो बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी बने, अगली संतान। इसे समझिए, अगर हम बड़ा टी यहां से तोड़ लें, छोटा टी तोड़ लें, तो ये युग्मज बन गए, गैमीट बन गए। फिर इसके तोड़ लिए तो स्मॉल टी, ये भी युग्मज बन गए। और जब हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी की इस स्मॉल टी के साथ, तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी की इधर वाले स्मॉल टी के साथ, तो भी क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले टी की इस टी के साथ कराएंगे तो भी यही आएगा, और इस वाले की आखिरी वाले से कराएं तो भी यही आएगा। तो सारे के सारे पौधे जो चारों बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने जब इनका क्रॉस कराया तो 4 संतान बनी, चारों संतान एक सी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्रिय छात्रों, मेंडल ने कहा ये कैसी परिस्थिति है? आपको याद होगा हमने पढ़ाया था विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं, तो विषम युग्मजी। लेकिन पौधा कैसा निकला? मेंडल को नहीं पता था पौधा कैसा है। मेंडल ने वो चारों बीज बो दिए, और बोने के बाद जब उन्हें उगाया गया तो पौधे कैसे निकल गए? सारे लंबे। तो मेंडल ने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी सभी लंबे निकले, और अगर ये लंबे निकले तो फिर इनका स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण का मतलब होता है इस कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराई। इसमें एक को नर मान लिया, एक को मादा माना गया, और यहां पर इसी का क्रॉस इसी से कराना स्वपरागण कहा जाता है। और जब ये कराया गया तो देखिए यहां से युग्मक तोड़ेगा, इन दोनों के युग्मक तोड़े, ये यहां पे तोड़ दिया गया, ठीक। कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। हमने इसके युग्मक तोड़े, बड़ा टी अलग, छोटा टी अलग, ठीक। फिर हमने ये एक स्क्वायर बनाया, इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं,
ठीक है। पुनेट स्क्वायर के अंदर एक चौकोर खाना बनाया जाता है, उसमें 4 भाग किया। आप पूछेंगे 4 भाग क्यों किए? देखिए 2 युग्मक यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 4 खाने बनेंगे। ठीक, 4 खाने बनाए। 4 खानों के अंदर इनके युग्मक तोड़ के लिखे गए, कैपिटल टी यहाँ, स्मॉल टी यहाँ, कैपिटल टी यहाँ, स्मॉल टी। एक के युग्मक यहाँ, एक के युग्मक यहाँ। आप पूछे कहीं भी लिख सकते हैं दोनों के युग्मक, उत्तर एक ही आएगा। जब आपने इन्हें तोड़ दिया, ये युग्मक बना दिए, तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, कैपिटल टी यहाँ लिखा गया, कैपिटल टी की गुणा स्मॉल टी से यहाँ, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ इसकी गुणा इसके साथ। बड़ा वाला हमेशा पहले लिखते हैं। तो 4 संतानें बनी। क्या बनी? कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। और ये चारों संतानों को जब देखा गया तो देखा उन्होंने, बोए गए इसके बीज, तो 3 पौधे लंबे निकले और एक छोटा निकला, बौना निकला। मेंडल ने कहा ऐसा क्यों हुआ? ठीक, तो यहां मेंडल ने कहा कि देखिए बड़ा टी बड़े टी के साथ आया, पहले भी लंबा था अब भी लंबा आया, कोई बात नहीं, या छोटा टी छोटे टी के साथ है, ठीक है, बौना निकला, वही ठीक है। लेकिन यहां बड़ा टी फिर छोटे टी के साथ आया और पौधा कैसा निकला? लंबा। तो पहले यहां भी लंबा निकला था, यहां भी। तो मेंडल ने कहा जब बड़ा टी छोटे टी के साथ आ जाता है तो वो अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी विषम युग्मजीय अवस्था में जो एलिल अपने गुणों को प्रदर्शित करता है क्या कहलाया जाता है? प्रभावी एलिल। और यही गुण कहलाया गया प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने कहा जब भी बड़ा अक्षर आ जाएगा, बड़ा टी छोटे टी के साथ आ रहा है तो पौधा लंबा निकल रहा है, इसका मतलब कि ये गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, इसी को प्रभाविता का नियम कहा गया। देखिए जब यहां पहली संतान आई, माता लिए गए थे माता पिता, तो पी पीढ़ी कहा गया। जब पहली संतान आएगी क्रॉस करा के तो उसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। F1 का मतलब होता है फिलल फर्स्ट जनरेशन। और जब दूसरी पीढ़ी ले रहे हैं तो उसे F2 पीढ़ी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, मेंडल ने फिर 2 अनुपात निकाले। कौन कौन से? एक होता है लक्षण प्रारूप अनुपात, इसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। किसी भी चीज को केवल देख के बताइए, पौधे के देख के बताइए लंबा है या छोटा है। ठीक, देख के केवल बताना। तो 3 पौधे लंबे निकले थे यहां, 1 2 3। तो अनुपात क्या हुआ? लंबा अनुपात बौना 3 और छोटा कितना? 1। तो 3 अनुपात 1। ये है कौन से अनुपात? लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। और दूसरा होता है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो का मतलब जीन प्रारूप अनुपात। जीन का मतलब जीन को देख के बताइए, दोनों एलिल्स को देखिए। अब देखिए बड़ा टी कितने हैं यहाँ? 4 जगहों पे एक ही जगह है, बड़ा छोटा 2 जगह है, और छोटा छोटा 1 जगह है। तो अनुपात यह है जीन का, यानी कि कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी 1 है। तो यहां पे जीन अनुपात क्या हुआ? 1:2:1। ये नियम जो था इसी को कहा गया प्रभाविता का नियम। तो प्रिय छात्रों, ये प्रभाविता का नियम था। अब देखिए दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हुआ अलग करना, पृथक करना। देखिए जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, किंतु दूसरी पीढ़ी में ये दोनों लक्षण पृथक पृथक होकर 1:2:1 के रूप में प्रकट होते हैं। समझिए, ये तो परिभाषा हुई। अभी हमने पीछे भी क्या किया था? यही किया था जो यहां दिखाया गया। हमने कैपिटल टी स्मॉल टी किसी की भी क्रॉस किसी से भी कराइए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी को तोड़ते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीट्स, युग्मक। बिना युग्मक बनाए तो आगे जा ही नहीं सकते। माता पिता से भी क्या मिलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। ये क्या होते हैं? ये युग्मक कहलाए जाते हैं। तो युग्मक बने। ये युग्मक बनाना, दोनों को अलग करना, यही नियम कहलाया जाता है पृथक्करण का नियम। मीन्स कि आप कोई भी क्रॉस कराएंगे, उसे कराने से पहले युग्मक बनाना आवश्यक है। बिना युग्मक बनाए आप आगे नहीं जा सकते। ठीक, संकरण नहीं होगा। तो यही नियम कहलाया जाता है पृथक्करण का नियम। तो ये पृथक्करण का नियम पिछले क्रॉस के अंदर ही समझाया जा सकता है, इसके लिए अलग से कोई क्रॉस नहीं बनाना पड़ता। तो ये 2 नियम थे जो मेंडल ने दिए। प्रभाविता का नियम हमने पहले पढ़ा है और दूसरा पृथक्करण का नियम। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने आपको बताया कि मेंडल ने 2 प्रकार के प्रयोग किए, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब एक संकरण और दूसरा डाईहाइब्रिड द्विसंकर संकरण। देखिए एक संकर संकरण में एक ही गुण का अध्ययन किया गया था, हमने पीछे बताया लंबाई।
कोई भी एक गुण लिया मेंडल ने, लंबाई ली हो या पुष्प लिए हो, एक ही गुण का अध्ययन करते हैं। लेकिन द्विसंकर संकरण नाम से पता चल रहा है, द्वि माने दो, यहां पर दो गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। और मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने यह प्रयोग किया था मटर के बीज पर, ठीक, बीज का रंग और बीज का आकार। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसको। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड माने दो लक्षण लिए गए। यहां पर छात्रों दो लक्षण के बारे में पढ़ें। जब दो जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, तो जोड़ी शुद्ध विपरीत, देखिए बड़ा आर बड़ा वाई, यहां बड़ा आर जो है राउंड के लिए लिया गया। एक बीज ऐसा लिया उन्होंने जो राउंड येलो था, गोल पीला, बड़ा आर राउंड के लिए, बड़ा वाई येलो के लिए, पीले के लिए, ठीक। इसका विपरीत लक्षण क्या लिया उन्होंने, छोटा आर, यहां गोल था तो यहां क्या हो गया, सिकुड़ा हुआ बीज, ठीक, एक बीज ऐसा गोल और सिकुड़ा। दूसरा पीला और हरा, तो ये पीले के लिए वाई, बड़ा वाई और छोटा वाई हरे के लिए आया, ठीक। ये दो बीज लिए, एक बीज गोल पीला, एक बीज सिकुड़ा हुआ और हरा, और इन दोनों के बीच संकरण कराया। तो यहां दो कौन कौन से लक्षण हैं, एक तो है रंग बीज का, ठीक, पीला या हरा, एक है आकार, गोल या सिकुड़ा हुआ। तो जब दो जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में चारों लक्षण पृथक पृथक होकर युग्म बनाते हैं, स्वयं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अभिवहन करते हैं, जिसमें लक्षणों का 9:3:3:1 का अनुपात होता है। अब प्रिय छात्रों समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है ये, एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। देखिए अब ये लैंग्वेज हो गई, लेकिन इसे समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहां पे सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, दो तरह के बीज लिए, ठीक, डाई हाइब्रिड दो लक्षण लिए। एक बीज था जिसका रंग था पीला और गोल पीला बीज लिया। दूसरा बीज कैसा था, छोटा आर यानी सिकुड़ा हुआ और हरा। तो बड़ा आर राउंड, बड़ा वाई पीला, गोल पीला बीज, छोटा आर और छोटा वाई आया है, तो यहां सिकुड़ा हुआ हरा। ये दोनों बीजों में संकरण कराया। तो आप कहेंगे ये कौन सी पीढ़ी हुई, अभी आपको बताया पीढ़ी, पैरेंटल पीढ़ी, ठीक। इनके फिर क्या किए गए बच्चों, इनके एलेल्स तोड़ दिए गए, ठीक, क्या किए गए, इनके एलेल्स, यहां बड़ा करके देखिएगा, इनके एलेल्स को तोड़ दिया गया। जब यहां से तोड़ा गया तो इसके युग्मक बनाते हैं ना, तो युग्मक बनाने के लिए बड़ा आर और ये वाई, ठीक, हम इसको यहां से तोड़ देते हैं। बड़े आर की क्रॉस इस वाई के साथ तो क्या बना, आर वाई, बड़ा वाई, फिर इस बड़े आर की इस वाई के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इस आर की इस वाई के साथ यही बनेगा और इस आर की इस वाई के साथ यही, यानी सारे युग्मक जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई। ठीक इसी प्रकार इसके भी तो युग्मक बनाएंगे, तो इसके भी सारे युग्मक का क्या बनेंगे, छोटा आर छोटा वाई। यहां से तोड़िए इसको, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, तो सारे के सारे ये बने। और जब हम इसकी क्रॉस इसके साथ कराएंगे युग्मक बना के पहली पीढ़ी के अंदर F1 पीढ़ी में, तो क्या आएगा, बड़ा आर बड़ा वाई, इसके साथ क्रॉस कराइए, सारे के सारे ऐसे आएंगे। तो यहां क्या लिखा है, ऑल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि सारे के सारे बीज ऐसे बने। ठीक, हमने क्रॉस को ज्यादा लंबा नहीं किया, यहां डायरेक्टली लिखा गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, जो हमने आपको पढ़ाए थे, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए सारे के सारे जो है यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही बने थे। ठीक इसी प्रकार से जो यहां युग्मक बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, सारे के सारे बड़े आर और छोटा आर। ठीक, तो ये कैसे हुए, कैसे हुए भाई, बड़ा आर आया, प्रभाविता का नियम पढ़ा, बड़ा वाला जो आएगा तो वो प्रभावी लक्षण दिखाएगा। बड़ा आर यहां मौजूद है तो छात्रों गोल होगा ये, ठीक, क्योंकि छोटा आर तो सिकुड़े के लिए था। बड़ा आर आ गया, गोल बीज निकला, बड़ा वाई आ गया, पीला निकला। सारे के सारे बीज कैसे निकल गए, गोल और पीले। तो मेंडल ने कहा ऑल आर राउंड येलो। फिर पिछले वाले की तरह ही क्रॉस कराएंगे जैसे एक संकरण में कराया था। फिर इसका क्या कराया गया, स्वपरागण, यानी इसी की क्रॉस इसी के साथ कराई मेंडल ने। और मेंडल ने जब ये क्रॉस कराया तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी क्रॉस सेकंड क्रॉस है, इसी के साथ कराई गई। ठीक,
सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया, यानी इसी की इसी से कराई। अब मेंडल ने इसके क्या करेंगे, हम इसके युग्मक तोड़ेंगे, पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम लगेगा यहाँ, यानी युग्मक बनाने आवश्यक है। अब छात्रों युग्मक बनाना सीखिए, यहां से तोड़ दीजिए, बड़ा आर छोटे आर के बाद से ब्रेक कर दीजिए, तो बड़े आर की क्रॉस बड़े वाई के साथ ये आ गया, और बड़े आर की क्रॉस फिर इस वाले वाई के साथ ये आया, बड़ा आर छोटा वाई। ठीक, अब छोटे आर की क्रॉस इस वाई के साथ यहां, और छोटे आर की छोटे वाई के साथ यहां। देखिए युग्मक बनाएंगे तो बड़ा वाला जहां आ रहा है वहीं लिखेंगे, पीछे आ रहा है पीछे लिखेंगे, लेकिन जब इनको मिलाएंगे तो बड़ा वाला हमेशा पहले लिखा जाता है। युग्मकों में छोटा अगर पहले आ रहा है छोटा लिखा जाएगा, बड़ा पहले आ रहा है बड़ा लिखा जाएगा, लेकिन जब इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो हमेशा बड़ा वाला पहले लिखा जाता है। तो इसके युग्मक ये बन गए गैमीट्स। अब छात्रों इसके भी युग्मक यही बनेंगे। अब यहां देखिए कितने खाने बनेंगे पुनेट स्क्वायर में। पुनेट ने एक स्क्वायर दिया था, क्या 4 यहां है, 4 यहां है, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 खाने बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने 16 कॉलम्स बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16, और ये क्या लिखे, युग्मक। भाई इसका युग्मक इसके ऊपर लिख दिया, इसके युग्मक यहां पे लिख दिया। आप चाहे इसको यहां लिख दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, युग्मक लिखे जाने हैं। अब ध्यान दीजिए, इसकी गुणा इसके साथ यहां लिखी गई, बड़ा आर बड़ा वाई इसके नीचे, और इसकी क्रॉस इसके साथ इसके नीचे, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसकी क्रॉस इसके नीचे और इसकी क्रॉस इसके नीचे, इसमें बड़ा वाला पहले लिखेगा, फिर इसकी क्रॉस इसके साथ इसके नीचे और इसकी इसके साथ इसके नीचे, और इसी प्रकार से हम आगे करते चले जाएंगे। इसी प्रकार इसकी इसके साथ इसके नीचे और सेम आगे, और इसकी इसके साथ इसके नीचे और सेम आगे। जो बड़े वाले आते हैं, यानी कि यहां ध्यान से देखें, यहां दोनों बड़े थे, ठीक है, यहां पे बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो आर एक साथ लिखिए, वाई एक साथ, बड़ा आ रहा है पहले लिखेंगे, छोटे हैं तो एक साथ लिखिए। इस तरह से हम 16 संतान मिल गई हमें। ठीक, ये 16 संतान मिली, ये F2 पीढ़ी आई। अब F2 पीढ़ी में क्या निकाले, उसने क्रॉस निकाले, क्रॉस उसने कहे थे, सॉरी अनुपात 2 निकाले गए थे, जीनोटिपिक फिनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, और जीनोटिपिक जीन प्रारूप अनुपात। तो मेंडल ने कहा साहब लक्षण के आधार पे, फिनोटिपिक के आधार पे क्या अनुपात आएगा, तो कैसे भी जाए। अब इन्हें पहचान करना सीखिए, बड़ा आर बड़ा वाई, तो कैपिटल आर आया तो राउंड, और बड़ा वाई आया तो येलो, तो राउंड येलो हो गए, गोल पीला। यहां भी बड़ा आर बड़ा वाई है, गोल पीला, बड़ा आर बड़ा वाई गोल पीला, बड़ा आर बड़ा वाई गोल पीला, बड़ा आर बड़ा वाई गोल पीला, बड़ा आर छोटा वाई, राउंड तो है लेकिन छोटा वाई, दोनों वाई छोटे हैं, तो छोटे वाई काहे के लिए थे, यहां देखिए ये रहा, यानी ये गोल तो है लेकिन हरा, गोल पीला गोल हरा, गोल पीला, ये क्या है, सिकुड़ा हुआ पीला, ठीक, ये गोल पीला, ये गोल लेकिन हरा, और ये सिकुड़ा हुआ पीला, ये सिकुड़ा हुआ हरा। ठीक, अब यहां कैसे कैसे आए, 4 तरह के बीज आए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड माने सिकुड़ा, और रिंकल्ड ग्रीन। कितने हैं गिन लीजिए, देखिए 9:3:3:1 हमेशा ऐसे ही आते हैं। देखिए ये इधर और ऐसे क्रॉस बना दीजिए, यानी कि ये 4 एक जैसे, और ये सीधी लाइन, और ये तो 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कौन से हैं, राउंड येलो। इस लाइन में एक अकेला ये बचा, इस लाइन में अकेला ये बचा, इस लाइन में अकेला ये बचा, ये 3 एक जैसे होंगे, यानी कि गोल और हरा, राउंड ग्रीन। इसके बाद ये 3 एक जैसे होते हैं और ये अकेला एक जैसा, यानी 3 कौन से हैं, रिंकल्ड येलो और अकेला रिंकल्ड ग्रीन। तो चाहे आपको ये जो गुण है ये कोई और बदल के दे सकता है, राउंड येलो की जगह कुछ और भी दे सकता है, अनुपात यही आएगा, तो ये है फिनोटिपिक अनुपात। प्रिय छात्रों, इसमें एक चीज और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर यहाँ पे वो आपसे जीनोटिपिक अनुपात पूछता है तो वो अनुपात होता है, देखिए 4 लिख के 1 2 2 1 इधर, 1 2 2 1 इधर, सबसे आसान तरीका 1 2 2 1 4 1 2 2 1। ठीक, ये रटने के लिए तो नहीं है, समझिएगा। देखिए अकेला कैसे छांटते हैं, अब वो कहेगा कि जीन के हिसाब से बताइए, बड़ा आर बड़ा वाई कितनी जगह आया, कितनी जगह ये स्थिति आई, कितनी जगह ये आई, तो आसान है, इधर देखिएगा, ये बड़ा आर बड़ा वाई यानी कि राउंड येलो 1, 2 एक जैसे 2 2 1, और ये 4 एक जैसे, यानी कि ये चारों एक जैसे होंगे, 4 के इधर 1 2 2 1, उधर 1 2 2 1, 4 एक जैसे 1 2 2 1,
फिर इसी तरह 1 2 2 1, ये होती है जीनोटिपिक अनुपात। तो प्रिय छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये 9 3 3 1 का अनुपात होता है। ठीक, द्विसंकर संकरण का जो परिणाम आया, 4 प्रकार के पौधे द्विसंकर संकरण में मेंडल ने F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त किए, जिनमें अनुपात 9 3 3 1 का था। तो ये प्रिय छात्रों, इस पाठ में हमने 3 नियम पढ़े। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कुल कितने लक्षणों के प्रयोग के लिए चुना, यानी कितने लक्षणों वाला पौधा चुना। प्रभाविता के नियम में जीनोटिपिक अनुपात बताइए। स्वतंत्र अपविभजन का नियम में मेंडल ने कितने लक्षणों के प्रयोग के लिए चुना, यानी कि स्वतंत्र अपविभजन नियम में मेंडल ने कितने लक्षणों को चुना था प्रयोग के लिए, 1 या 2। स्वतंत्र अपविभजन के नियम में जीनोटिपिक अनुपात क्या था। तो प्रिय छात्रों, ये हमने इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त कराया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।